देखिए, आज हम किशोर न्याय अधिनियम 2015 को शुरू करेंगे। इस अधिनियम को शुरू करने से पहले इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये आपको जानना जरूरी है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया ये अधिनियम। देखिए, इसमें लिखा है कि संविधान का अनुच्छेद 15, ये याद रखना है आपको ये चीजें। संविधान का अनुच्छेद 15 के साथ साथ अन्य बातें भी हैं। अनुच्छेद 15 एवं अन्य बातों के लिए, है ना। अनुच्छेद 15 और अन्य बातों के लिए, अन्य बातों के साथ बालकों को राज्य राज्य को बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करना है। किसको? राज्य को बालकों के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान करना। ये इसका उद्देश्य है। इसके अलावा और भी उद्देश्य है कि अनुच्छेद, ये आपको याद रखने इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 39 ई और एफ, इसके दोनों क्लॉज हैं। अनुच्छेद 39 के ई व एफ, ये दोनों क्लॉज। और अनुच्छेद, इसी के साथ अनुच्छेद 45 है एवं अनुच्छेद 47 के द्वारा क्या करना है, के द्वारा यह सुनिश्चित करना कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। अनुच्छेद 39 ई और एफ और अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 47 के द्वारा क्या सुनिश्चित करना? आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। किसकी आवश्यकता? बालकों की। पढ़ रहे ना, तो बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ठीक है, इतना ही लिख दिया। तो अनुच्छेद, ये याद रखना, 39 ई एफ 45 अनुच्छेद 47 अनुच्छेद के द्वारा बालकों की जो है सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना और उनके मूल अधिकारों को सुनिश्चित करना। बालकों के जो मूल अधिकार हैं, उनको सुनिश्चित करना, ये इनका कर्तव्य है। इसके अलावा एक और कर्तव्य है इनका। पहला ये, इसको दूसरा कर सकते हैं, इसको तीसरा कर सकते हैं कि बालकों के अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जो समझौता हुआ था भारत सरकार का, उसका बालकों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, उस समय जो समझौता हुआ था, अभिसमय मतलब उस समय जो समझौता हुआ था, जिसका भारत द्वारा समर्थन किया गया था। भारत द्वारा कब किया गया था, ये भी याद रखना है आपको। डेट 11/12/1992, 1992। इसका अनुसमर्थन किया था भारत सरकार ने। इसका पालन कराना है। इसका क्या कराना? पालन कराना। ये जो है इस अधिनियम का उद्देश्य है। इसके अलावा ऐसे किसी बालक जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, ऐसे किसी मामले में जिसमें बालक अभियुक्त है, ऐसे किसी मामले में जिसमें बालक अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, समुचित उपाय करना। ठीक है, बालक जहाँ अभियुक्त है, दोनों इसमें तो सभी चीजें हैं। अभियुक्त भी हो सकता है या जिसके खिलाफ, बालक के खिलाफ कोई आरोप अपराध किए गए, वो भी है। तो उसमें समुचित उपाय करना है ना, वो ये सारे। तो ये आपको याद रखना है कि किस उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें अनुच्छेद 15 याद रखना है आपको, अनुच्छेद 39 याद रखना है, ई और एफ जो इसका क्लॉज है वो याद रखना है, अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 47 ये आपको याद रखना है, और ये वाली जो डेट है ये याद रखना है। ये तो आप जानते ही है।
तो ये सारी चीजें आपको इस अधिनियम में उद्देश्य में याद रखना। इस उद्देश्य से जो है इस अधिनियम को क्या किया गया, बनाया गया। इसके बाद अपन अध्याय 1 देखेंगे कि अध्याय 1 में क्या है। जो अध्याय 1 प्रारंभिक है, अध्याय 1 जो प्रारंभिक है वो संक्षिप्त नाम विस्तार उसमें बताया गया है कि कब इसका क्या नाम होगा। इसका अधिनियम संख्या भी आप याद रखेंगे, इसका अधिनियम संख्या 2 है 2016 का। अधिनियम संख्या क्या है, 2 2016, ये भी याद रखना। सेकंड है ये 2016 का। भारत गणराज्य का ये भी याद रखना है आपको कि भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में, 66वें वर्ष में शायद लागू हुआ है। तो जो भारत गणराज्य के 66वें वर्ष में क्या हुआ, ये अधिनियमित हुआ, ये भी याद रखना। ये तो खैर आप निकाल सकते हैं 2015 से काउंट करके, लेकिन अधिनियम संख्या याद रखना है 2। तो पहला जो सेक्शन है उसमें केवल संक्षिप्त नाम वगैरह बताया गया है। पहला जो सेक्शन है, पहला जो सेक्शन है वो क्या कहता है, संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू होना। कहाँ का, तो नाम तो इसका पूरा जो नाम है वो कहता है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, इसका पूरा नाम है ना। इसमें बालकों की देखरेख अधिनियम 2015, ठीक है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। किस तारीख को प्रबद्ध होगा, जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियमित करे या निर्धारित करे। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार निर्धारित करे, ये उस तारीख को लागू होगा। और जो इसकी प्रवर्तन की तिथि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जो जारी की थी उसके अनुसार इसके जो लागू करने की तिथि है या इसके जो प्रवर्तन की तिथि है वो 15 है, 15 जनवरी 2016। जिसके जो है प्रवर्तन की तिथि राजपत्र में जो सरकार ने अधिसूचना जारी की थी उसके अनुसार 15 जनवरी 2016। इसके अलावा आपको एक डेट और याद रखना है, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको 31/12/2015 को प्राप्त हुई, ये आपको ये भी याद रखना है। वो बाकी इसमें कुछ नहीं। फिर उसके बाद इसकी परिभाषा है जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो धारा 2 जो है उसमें इसकी परिभाषाएं दे रखी हैं। धारा 2 में इसकी क्या दे रखी है, परिभाषाएं दे रखी हैं। तो धारा 2 में जो परिभाषाएं दी लगभग 61 ही है, 61 जो पद है उनको परिभाषित किया गया, उनके बारे में बताया गया है। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे परिभाषाओं से। तो इसकी परिभाषाओं को काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, है ना। परिभाषाएं जो है धारा 2 में दी गई, धारा 2 में परिभाषाएं हैं। सर ये बोर्ड बंद है क्या? हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा। अरे बोर्ड पे दिख नहीं रहा अभी, हाँ, अब ब्लैक दिख रहा स्क्रीन आ है? रही। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख दिख रहा रहा है। है तो आप दोबारा कनेक्ट सर हो शायद। दोबारा कनेक्ट काट, होता हूँ। ठीक। हाँ दोबारा कनेक्ट। देखिए इसमें जो पहला जो परिभाषा है वो किसके बारे में है, वो देखिए परित्यक्त बालक के बारे में। परित्यक्त बालक, इसमें जो पहली परिभाषा है वो परित्यक्त बालक के बारे में। परित्यक्त मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, जिसको बिल्कुल। तो परित्यक्त बालक क्या होता है, जो अपने जैविक माता पिता से या दत्तक ग्राही में। तो पहले तो याद रखें कौन कौन से जैविक माता पिता। पहला तो कहता है जैविक माता पिता, जैविक माता पिता मतलब जो उसके मूल माता पिता हैं, जिन्होंने उसको जन्म दिया है, वो माता पिता। दूसरा कहता है अगर कोई बच्चा दत्तक लिया गया था, जिसको गोद दिया गया था, तो ऐसे माता पिता यानी दत्तक ग्राही माता पिता, ग्राही माता पिता, ठीक है, दत्तक ग्राही माता पिता। या फिर कोई जो बालक है वो किसी संरक्षक के अधीन रहता है, ऐसा बालक। तो लिख रहा है संरक्षक, संरक्षक, ये तीनों की बात कह रहा है कि इन तीनों द्वारा क्या कर दिया गया, जिसका त्याग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, त्याग। मतलब उसके जो माता पिता थे मूल, उन्होंने भी त्याग दिया उसको,
या फिर गोद लिया गया बालक था तो जो उसके दत्तकग्राही माता पिता थे उन्होंने भी उसको छोड़ दिया, त्याग दिया, या फिर कोई बच्चा जो संरक्षकों के अधीन रहता है उन संरक्षकों ने भी क्या किया, उस बच्चे का त्याग कर दिया। और समिति द्वारा, ये भी याद रखना है, किसके द्वारा, समिति द्वारा, समिति द्वारा जांच करने के पश्चात पाया जाता है कि ऐसा बालक कौन सा बालक है, परित्यक्त बालक है। तो ऐसे बालक को क्या कहेंगे, ऐसे बालक को परित्यक्त बालक माना जाएगा। कैसा, तो बस आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना ये तीनों जो होते हैं, चाहे जिसके जैविक माता पिता हो, असली माता पिता हो, या कोई गोद लिया बालक है तो उसके जो माता पिता जिन्होंने गोद लिया था उन्होंने उसको छोड़ दिया है, या फिर वो किसी की कस्टडी में रहता है, संरक्षक के अधीन रहता है, कोई संरक्षक है उसका, तो उन्होंने भी उसको छोड़ दिया है, ऐसा बालक। और समिति ने जांच के बाद, क्या के बाद, जांच के बाद, जो जांच उपयुक्त होती, जांच किया और जांच के बाद पाया कि ये बालक जो है परित्यक्त बालक है, उसको परित्यक्त बालक घोषित करा है। तो ऐसा बालक क्या कहलाता है, ऐसा बालक परित्यक्त बालक कहलाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस ये है तीन, जैविक माता पिता, दत्तकग्राही और संरक्षक, और समिति की जांच। समिति ने जांच के बाद क्या किया है, घोषित किसे, परित्यक्त बालक किया है। तो ऐसा बालक त्यागा हुआ बालक मान लीजिए उसको, या परित्यक्त बालक कहते हैं। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, इसकी सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं लगभग, तो आपको इसकी परिभाषाएं जो है याद करनी है। याद क्या करनी, पढ़नी है तो याद हो जाएंगी, और याद करने लायक भी नहीं, केवल पढ़ने लायक है, समझने लायक है, तो इसको आपको पढ़ना है, याद रखना है। उसके बाद कह रहा है दत्तक ग्रहण क्या होता है। दत्तक ग्रहण दो में दो है, ये सब दो का एक, दो का दो है ना, तो एक दो करके लिख दिया अपन ने। तो ये कह रहा है कि भाई दत्तक ग्रहण क्या है। दत्तक ग्रहण मतलब गोद लेना, जिसको हम कहते हैं अपने देसी भाषा में कि गोद ले लिया किसी ने, तो उसी के बारे में कह रहा है कि भैया गोद लेना या दत्तक ग्रहण क्या होता है। तो कह रहा है दत्तक ग्रहण या गोद लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई बालक जो होता है, दत्तक ग्रहण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई बालक अपने जैविक माता पिता से, ये याद रखना है, कैसे माता पिता, इनसे, जैविक माता पिता, जैविक माता पिता, जो जैविक माता पिता है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके माध्यम से दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है और वह अपने दत्तक माता पिता का ऐसे सभी अधिकारों, विशेष अधिकारों और उत्तरदायित्वों सहित जो किसी जैव बालक से जुड़े हों जैविक बालक बन जाता है। तो कुल मिला के ये क्या है, स्थायी रूप से किससे अलग कर दिया जाता है, जैविक माता पिता से, स्थायी रूप से, ये याद रखना बस आप, स्थायी रूप से अलग कर दिया, अलग लिख दिया है, स्थायी रूप से अलग कर दिया गया, किसके द्वारा, किससे अलग कर दिया, उसके जो जैविक माता पिता थे। कहने का मतलब ये है कि जो उसके जैविक माता पिता थे, जो उसके रियल माता पिता थे, उनका उससे उसके संबंधों का स्थायी रूप से इसमें क्या हो गया है, संबंध विच्छेद हो गया। मतलब अब इनसे कोई नाता नहीं रहा उसका, जो उसके माता पिता नहीं रहे और वो उनकी औलाद नहीं रहा, ये कह रहा है। तो इस तरीके का अगर होता है और जो माता पिता उसे क्या लेते हैं, दत्तक लेते हैं, उनका वो जैविक बालक बन जाता है। जो दत्तक लेते हैं, जिसको दत्तकग्राही है, दत्तकग्राही जो माता पिता है उसके, जिन्होंने दत्तक लिया है उनको, जिसने गोद लिया है उनको, उसका वो कैसा बालक बन जाता है, उनका वो जैविक बालक बन जाता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी, इनका जैविक बालक था, इनका नहीं रहा, अब किसका हो गया वो जैविक बालक, जो दत्तक माता पिता है उसके, उनका वो क्या बन जाता है, जैविक माता, जैविक जो है हाँ, उसके माता पिता जैविक माता पिता बन जाते हैं। कुल मिला के वो उसके रियल माता पिता बन जाते हैं, तो उसको दत्तक ग्रहण कहते हैं। अब जैविक बन गया तो ये तो खैर कॉमन सी बात है कि जब जो जैविक बन जाता है तो जो आधिकारिक जैविक माता पिता से किसी औलाद के होते हैं वो सारे हक इसमें भी आ जाते हैं। जो दत्तकग्राही बालक है उसमें सारे हक वो आ जाते हैं, तो वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं। केवल आपको याद रखना है कि जो जिसके संबंध विच्छेद हो गया अपने जैविक माता पिता से, किस तरह से, स्थायी रूप से, ऐसा नहीं टेम्परेरी नहीं, स्थायी रूप से उसका अलग हो गया है, और जिन्होंने गोद लिया है उसको, उससे उसके जैविक संबंध बन गए। जिन माता पिता ने उन्हें गोद लिया है, यानी दत्तकग्राही जो माता पिता है, उनका वो कैसा बालक बन गया है, उनका वो जैविक बालक बन गया है ना, जैविक बालक बन गया है। तो ये इसको कहते हैं दत्तक ग्रहण। मतलब एक परिवार से नाता टूट गया और दूसरे परिवार से नाता जुड़ गया, ये कह दीजिए संक्षेप में समझने के लिए, कि एक परिवार से उसका स्थायी रूप से नाता टूट चुका है और दूसरे परिवार से उसका स्थायी रूप से नाता जुड़ गया है। जो हक पहले परिवार में रखता था, अब जो टूट गया है तो वही हक वो दूसरे परिवार में रखेगा।
है ना, तो इसको कहते हैं दत्तक ग्रहण। अब ये कह रहा है दत्तक ग्रहण विनिमन के, तो खैर लिखना जरूरी नहीं है। ये दत्तक ग्रहण विनिमन का मतलब होता है जो रूल्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, दत्तक ग्रहण से संबंधित जो रूल्स होते हैं, जो विनिमन होते हैं, मतलब एक तरीके से प्रक्रिया कि कैसे दत्तक ग्रहण किया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, उसके बारे में नियम विनिमन जो है कौन बनाएगा, वो केंद्र सरकार बनाई जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे दत्तक ग्रहण के संबंध में अधिसूचना द्वारा। तो कौन बनाता है नियम, दत्तक कैसे लिया जाएगा, कैसे ग्रहण किया जाएगा, उसके संबंध में नियम कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, है ना, बस इतना याद रखना, केंद्र सरकार बनाएगी। ये 3 में बताया गया है, तो खैर खास नहीं है, ये तो पता है। इसके बाद आपको याद रखना कि प्रशासक का क्या अर्थ है, ये थोड़ा याद रखना है इसमें आपको, जो चौथे में है, शायद चौथा में है प्रशासक। चौथे में आपको याद रखना कि भैया इसके अधिनियम के तहत प्रशासक किसको माना गया है, तो इसमें याद रखेंगे आप, इसको पढ़ लेते हैं। चौथा कि राज्य के उप सचिव से अनिम्न पंक्ति का ऐसा कोई जिला पदाधिकारी अभिप्रेत है जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो किस रैंक का, ये याद रखना है, कौन का, राज्य का उप सचिव। 2 होते हैं, केंद्र का भी होता है, राज्य का भी, तो यहाँ राज्य का उप सचिव याद रखना, राज्य का उप सचिव, राज्य का उप सचिव रैंक का कोई अधिकारी जिसको किसकी शक्तियां प्राप्त हो, मजिस्ट्रेट की, ये भी याद रखना। ठीक है, ये याद रखना, बस इतना सा। किस रैंक का हुआ, राज्य का, ना कि केंद्र का, यहाँ के लिखा राज्य का, तो ये याद रखना है। प्रशासक का क्या अर्थ है, जो राज्य का उप सचिव पंक्ति का कोई अधिकारी हो या उससे वरिष्ठ कोई अधिकारी, उससे नीचे का नहीं हो सकता, और किसकी शक्तियां प्राप्त हो, उसे उसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हो, ये आपको याद रखना। ठीक, चौथा था ये। इसके बाद है पश्चातवर्ती देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो इसकी परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है, आप अगर परिभाषा ही ढंग से पढ़ लोगे तो काफी क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे, इसीलिए इसकी परिभाषाएं जो है आपको अच्छे से याद करना, पढ़ना है बार बार। ये समझ लो आधे से ज्यादा एक्ट तो परिभाषा ही परिभाषा में है, पूरा एक्ट लगभग समाहित है, वो तो पूरी बातें परिभाषा में ही आ जाती हैं लगभग, फिर बाकी प्रक्रिया वगैरह है जो पीछे दे रखी है, तो परिभाषाओं का काफी महत्व है इस एक्ट में। अब देखिए 5वीं जो परिभाषा है वो कैसे संबंधित है, पश्चातवर्ती। पश्चात कहाँ गया, पश्चातवर्ती देख रेख, ये आपको याद रखना है। पश्चातवर्ती देख रेख क्या होती है, इस पे भी जो है क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि पश्चातवर्ती जो देखरेख है वो क्या होता है। इसको पढ़ने फिर देखते हैं। देखिए इसमें लिखा, पश्चातवर्ती देखरेख से उन व्यक्तियों की जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है किंतु 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और जिन्होंने समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए किसी संस्थागत देखरेख का त्याग कर दिया है, वित्तीय और अन्यथा सहायता का उपबंध किया जाना अभिप्रेत है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसने कितनी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इसमें लिखा है ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली। कितने वर्ष का हो गया वो, 18 वर्ष से अधिक का हो चुका है, 18 वर्ष की आयु पूरी कंप्लीट कर चुका है, लेकिन कितने वर्ष से अधिक का नहीं है, लेकिन 21 वर्ष से की आयु पूरी नहीं की है, ये 2 चीजें आपको याद रखना है। कैसा बालक आएगा इसमें, या कैसा व्यक्ति आएगा इसमें, ऐसा व्यक्ति इसमें आएगा जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और लिख दीजिएगा, है ना, और 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ऐसा बालक इसमें आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इतना कि ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की तो आयु पूरी कर चुका है लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। चूंकि अब 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो क्या होगा, अब उसको किस उद्देश्य से, ये तो उद्देश्य बाद में देखेंगे, अब वो उसको समाज में पुनः मिलाने के लिए उसकी आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है ना, और चूंकि 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो जहां भी जिस भी संस्था में वो रहता था उसका त्याग कर चुका है, उसको छोड़ चुका है ना, पहले कोई संस्था में रहता होगा, बाल गृह जो भी संस्था हो जहां वो रहता था, अब उसका त्याग कर चुका है ना, अब बिल्कुल बेघर हो गया है।
अब उसको समाज में पुनः मिलाने के लिए उसकी आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ेगी ना, उसको स्थापित करने की जरूरत पड़ेगी, उसको समाज में मिलाने की जरूरत पड़ेगी। तो उस जो सरकार उसकी जो मदद करती है, उसकी जो हेल्प देती है, उसको कहते हैं पश्चातवर्ती देखरेख। किस उद्देश्य से? समाज में पुनः मिलाने के लिए। अब चूंकि कहीं किसी संस्था से जुड़ा नहीं है, संस्था से निकल चुका है, बेसहारा हो चुका है, तो उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, उसके रोजगार की व्यवस्था कितने वर्ष तक? 21 वर्ष तक सरकार करती है। तो उस देखरेख को क्या कहते हैं? उस देखरेख को कहते हैं पश्चातवर्ती देखरेख। 18 साल के बाद, 18 साल के बाद 2-3 साल की जो अवधि है, उस समय जो उसको समाज में मिलाने के लिए सरकार के द्वारा जो उसकी मददें की जाती है, उसको कहते हैं पश्चातवर्ती देखरेख। तो इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा रखना है कि पश्चातवर्ती देखरेख में कौन सा बालक शामिल है। क्वेश्चन ऐसे आता है जिसने 18 वर्ष की तो आयु पूरी कर ली है लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। कैसा बालक आता है पश्चातवर्ती देखरेख में? ऐसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो ये आपको याद रखना। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पश्चातवर्ती देखरेख कब से शुरू होगी? 18 वर्ष के बाद ही होगी ना, पहले तो नहीं। 18 वर्ष के बाद और 21 वर्ष से पहले, 21 वर्ष तक की जो देखभाल की जाती है, जो उसकी मदद की जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको पश्चातवर्ती देखरेख कहा जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखिए छठवां है, छठवां कहता है प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण। ये भी याद रखना, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण। अभिकरण ये याद रखना, मतलब विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण का मतलब क्या? भारत से बाहर बच्चों को गोद लेना, उनको दत्तक लेना, उसके संबंध में कह रहा है कि वो प्राधिकरण जिसके माध्यम से लिए जाते हैं वो प्राधिकरण कौन होगा, क्या होगा, उसके बारे में किया जाता है। एक तो भारत में लेते हैं लोग, एक भारत के बाहर भी ले सकते हैं, तो उसके लिए कोई प्राधिकरण होगा ना, तो उसी के बारे में कह रहा है कि प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण का अर्थ इस अधिनियम के तहत क्या लगाया जाएगा, कौन उसको अनुमति देगा प्राधिकरण को, ये सारी चीजें हैं। इसमें लिखा है प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण से ऐसा कोई विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण अभिप्रेत है, कोई विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण अभिप्रेत है जो अनिवासी भारतीयों के या विदेशी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्तियों या विदेशी भावी दत्तक माता पिता के भारत से किसी बालक के दत्तक ग्रहण संबंधी आवेदन का समर्थन करने की उस देश के उसके केंद्रीय प्राधिकरण या सरकारी विभाग की सिफारिश पर केंद्रीय दत्तक ग्रहण शोध प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत है। तो पहले तो इम्पोर्टेंट चीज है आपका कि किसके द्वारा प्राधिकृत है? केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण द्वारा। ये याद रखना, केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण द्वारा। कौन सा प्राधिकरण के द्वारा जो प्राधिकृत है? केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के द्वारा। दत्तक ग्रहण प्राधिकरण जो केंद्र का है अपना, उसके द्वारा प्राधिकृत है। ऐसा कोई संस्था है जो केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के द्वारा प्राधिकृत है। और ये क्या करती है ये संस्था? ये विदेश ये कैसी संस्था है? जो विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण से अभिप्रेत है। जो विदेश की जो संस्थाएं होती है ना, जो बालकों से जुड़ी हैं या बालकों के हित में जुड़ी हुई हैं, ऐसी कोई संस्था है। ये इनका क्या काम है? इनका काम है कि अनिवासी भारतीय मतलब जो कुछ समय के लिए भारत में रहते हैं, आधे समय भारत में रहते हैं, आधे समय विदेश में रहते हैं, ऐसे कोई भारतीय, उनके लिए कह रहा है। ऐसे भारतीय अनिवासी भारतीयों की भी माना जाता है कि अनिवासी भारतीय किसको बोला जाता है? अनिवासी भारतीय को होते हैं जो 6 महीने भारत में रहते हैं, 6 महीने विदेश में रहते हैं। मतलब 6 महीने से ज्यादा जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे अनिवासी भारतीय बोला जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश में 6 माह से जो है कम अवधि, 6 माह से मतलब ज्यादा अवधि के लिए विदेश में रहता है, या कह लीजिए 6 माह से कम देश में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अनिवासी भारतीय बोला जाता है। कोई अपनी मान लीजिए कोई इंडियन है, अगर वो 5 महीने 4 महीने ही भारत में रहता है, बाकी टाइम वो विदेश में ही रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को अनिवासी बोला जाता है। अनिवासी मतलब वो निवासी नहीं, अनिवासी है ना, वो भारत का निवासी नहीं है, वो अनिवासी है। आधे टाइम यहाँ रह रहा है, आधे टाइम वहाँ रह रहा है। तो 6 महीने से जब ये अनिवासी अधिनियम है उसकी परिभाषा है। तो कोई भी व्यक्ति जो 6 माह से कम समय अवधि के लिए अगर भारत में रहता है तो उसे अनिवासी बोलते हैं। ठीक है, तो अनिवासी कोई भारतीय है या कौन सा क्लॉज है जी? छठवा।
अनिवासी कोई भारतीय है या कोई कैसा है, विदेशी भारतीय, विदेशी भारतीय नागरिक, इसमें लिखा है विदेशी भारतीय नागरिक। ये क्या कह रहा है, विदेशी भारतीय क्या कह रहा है, नागरिक है, कहाँ गया, छठवा, विदेशी भारतीय नागरिक या कौन है, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के, देखिए मूल ही अकेला ठीक है, व्यक्ति या कोई विदेशी भी इसमें शामिल है, या विदेशी विदेशी भी शामिल है, ठीक है। अनिवासी तो आप समझ गए अनिवासी कौन होता है। अब विदेशी भारतीय नागरिक कौन है, विदेशी भारतीय नागरिक मतलब कोई कई व्यक्ति हम चले जाते हैं इंडिया से बाहर चले जाते हैं और विदेश में रहते हैं, भारत की नागरिकता उन्होंने त्यागी नहीं है अभी, लेकिन हाँ विदेश में रहते हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई भी वजह से रहते हैं या वहां फंस गए, लेकिन नागरिकता उन्होंने अभी छोड़ी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति, एक तो वो व्यक्ति जो आए कुछ टाइम के लिए, आधे टाइम के लिए रहते हैं, वो व्यक्ति आ गए, एक वो व्यक्ति जो यहाँ से मतलब विदेश चले गए, सेटल हो गए, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता जो नहीं त्यागी, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं विदेशी भारतीय नागरिक, मतलब विदेश में रहते हैं लेकिन भारत के नागरिक आज भी वो हैं, ठीक है। कई लोग हैं ऐसे, तो बहुत लोग होते हैं ना। अब एक कहता है भारतीय मूल के, भारतीय मूल के वो व्यक्ति है जो विदेश में रह गए, विदेश में ही बस गए और भारत की नागरिकता उन्होंने त्याग दी। ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक थे पहले, अब विदेश में चले गए, किसी दूसरे देश की उन्हें नागरिकता ग्रहण कर ली है, और दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, भारत की नागरिकता क्या हो गई, त्याग दी, खत्म हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति, उनको कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, उनको मूल कहते हैं, उनको नागरिक नहीं कहते। क्यों मूल, क्योंकि मूल है यहाँ, मूल तो यही है ना, पैदा तो यही हुए है ना। हाँ भारत की नागरिकता भी त्याग चुके हैं, जिस देश में गए उस देश की नागरिकता इन्होंने ग्रहण करी, या फिर कोई विदेशी, विदेशी तो होते ही आप जानते हैं, दूसरे देश का जो व्यक्ति है वो विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में ये जो विदेशी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण है, ये क्या करता है, उनके दत्तक की प्रक्रिया को पूरा करता है कि भैया इनको दत्तक, जो यहाँ से कौन से बालक, जो भारत में रहते, भारतीय बालकों की बात कह रहा है, भारत में जो रहते बालक हैं, भारत के बालक जो हैं, उनके दत्तक की जो प्रक्रिया को पूरा करता है उसको क्या कहते हैं, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण। जो भारत के बच्चे हैं जो गोद लेते हैं ये लोग, इसमें कौन कौन गोद ले सकता है, अनिवासी भी गोद ले सकता है, कोई विदेशी भारतीय नागरिक भी गोद, मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस किसको है, एक तरीके से ये सब इंडियन ही है, इनको प्रेफरेंस है, बस एक विदेशी है, तो विदेशियों को भी दी जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा इनको है कि अनिवासी होना चाहिए, भारतीय विदेशी नागरिक होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए, उसके बाद अगर नहीं है तो फिर विदेशियों को भी दिया जा सकता है, जब जांच वगैरह करते हैं उचित पाया जाता है तो उनके दत्तक ग्रहण की, उसकी जो भारत के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, गोद लेना चाहता है कोई, तो उसकी प्रक्रिया को ये लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं, जो भी उनके देश में जैसी भी प्रक्रिया होती है, उनके जो केंद्रीय, उनके जो प्राधिकरण होते हैं उसकी अनुमति वगैरह से। तो केवल इतना याद रखना है कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण, प्राधिकृत केंद्रीय नहीं, केंद्रीय नहीं, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण, किसकी अनुमति, कौन देता है इनको, प्राधिकृत करता है भारत में, केंद्रीय दत्तक ग्रहण अभिकरण के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपने देखना है प्राधिकरण, सेक्शन नहीं कह देंगे, 7वां, जो 2/7 कह लीजिए, 2/7 जो है प्राधिकरण से संबंधित है। प्राधिकरण, प्राधिकरण का जो है अर्थ क्या है, प्राधिकरण का जो है अर्थ क्या होता है। प्राधिकरण से धारा 68 के अधीन गठित केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण अभिकरण अभिप्रेत है। बस ये आपको इतना ही याद रखना है, नाम याद रखना है, प्राधिकरण का क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि धारा 68 के अधीन, कौन सी धारा के अधीन, धारा 68, ये याद रखना है, धारा 68 यहाँ लिख देते हैं, 68 के अधीन, धारा 68 के अधीन कौन सा प्राधिकरण, केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण अभिप्रेत, ये आपको नाम याद रखना है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण, केंद्रीय दत्तक ग्रहण, केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण, बस इतना बहुत है। तो ये आपको पूरा इसका नाम याद रखना है, धारा 68 बस याद रखना, मेन चीज तो ये है कि आपको ये याद रखना है, जो धारा 68 के अधीन केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण, प्राधिकरण का अर्थ क्या है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण, किस धारा के अधीन, धारा 68 के अधीन। भीख मांगने को परिभाषित किया गया है, धारा ये जो 8वां है, 2/8 में, भीख मांगना, भीख मांगना,
विवेक तो वैसे कोई समझाने वाली बात नहीं, ये तो आप जानते हैं। भीख मांगना मतलब भिक्षा मांगना, याचना करना। ये तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं, कॉमन है ये तो सारी चीजें भीख मांगने में। देखिए पहला इसमें क्लॉज जो दिया है वो कहता है किसी लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करना, अथवा किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना करना या उसे प्राप्त करने के लिए प्रयोजनों के लिए प्रवेश करना, चाहे वह किसी भी बहाने से हो। तो ये कह रहा चाहे लोक स्थान पे कोई व्यक्ति भिक्षा मांगने के आशय से भिक्षा मांगे, ये उसकी याचना करे, या फिर किसी के घर पे जाके प्राइवेट स्थान में क्या करे, वो याचना करे, भीख मांगे, या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन से उसमें प्रवेश करे, मतलब घर में घुस जाते हैं ना, घर में आ गए आपके भीख मांग रहे हैं, तो उसको किसी भी बहाने से ना, किसी भी बहाने से आए और फिर भिक्षा मांग रहे हैं, वो किसी भी बहाना हो सकता है, तो उसको भीख मांगना कहते हैं। दूसरा कहता है भिक्षा भी प्राप्त करना या उत्थापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या किसी जीव जंतु का कोई व्रत, घाव, क्षति, अंग विकार या रोग को अभिदर्शित या प्रदर्शित करना। ये भी आप जानते हैं, कई बार आपने देखा ही होगा, कई लोग किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, उसको लेके घूम रहे हैं, या खुद का हाथ पैर काट के घूम रहे हैं। तो इस तरीके से कोई घाव दिखाना, कोई रोग दिखाना, ताकि लोग उनको ज्यादा से ज्यादा भिक्षा दें, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा तो फिर कॉमन है, बस याद रखना 2:8 में दिया गया है भीख मांगना। 2:8 में क्या दिया गया है, भीख मांगने को बताया गया है। अब देखिए 2:9 कहता है, क्या कहता है, सर्वोत्तम हित की बात कहता है। सर्वोत्तम हित किसका, सर्वोत्तम हित बालक का, सर्वोत्तम हित नीचे दिख नहीं रहा है, सर्वोत्तम हित जो है 2:8 में। दो 2:9 में, 2:9 में क्या है, सर्वोत्तम हित। सर्वोत्तम हित किसका हित, बालक की, बालक के बारे में करना है, तो बालक का सर्वोत्तम हित के बारे में बताया गया है 2:9 में। देखिए ये क्या कहता है, सर्वोत्तम हित से बालक के बारे में उसके मूलभूत अधिकारों, उसकी जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण और भौतिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास के पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए विनिश्चय या विनिश्चय का आधार अभिप्रेत। तो जो उसकी एक तरीके से जो उद्देशिका थी वो एक तरीके से सारी इसी में शामिल है कि भैया सर्वोत्तम हित क्या है। कुल मिलाकर जो कार्य बालक के कल्याण के लिए किए जाते हैं, उसके मूलभूत अधिकारों के लिए किए जाते हैं, उसकी जरूरतों के लिए किए जाते हैं, उसकी पहचान, समाज में पुनः मिलाना, भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक विकास, ये सारे जो काम बालक के हित में जुड़े हुए हैं वो उसके सर्वोत्तम हित की परिभाषा में आते हैं। तो ये कोई ये खैर खास नहीं, लेकिन हाँ मतलब इसमें ये पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम हित क्या होता है, तो ये तो आप लगा सकते हो इसमें, इसीलिए इसमें ज्यादा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि उसके मूलभूत अधिकारों मतलब जो बालक से जुड़े हुए जितने भी अधिकार होते हैं, जो उसके हित में होते हैं, जो उसके लिए लाभकारी है, वो सारे हित इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक बार आप इसे पढ़ लेंगे कि सर्वोत्तम हित में क्या क्या आता है, बालक के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना, उसकी जरूरतों, पहचान, सामाजिक कल्याण, भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक विकास को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए किए गए विनिश्चय के आधार अभिप्रेत, मतलब वो जो विनिश्चय किए जाते कि भैया किस आधार पर इनको ये किस तरीके की जो सुविधाएं वगैरह दी जाएंगी, वो सारे अधिकार आधार क्या है, सर्वोत्तम हित की परिभाषा में आते हैं। तो केवल आप याद रखना 2:9 में सर्वोत्तम हित है, और बाकी तो आप कर लोगे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जो विनिश्चय किए जाते हैं इन सारे अधिकारों के लिए वो सर्वोत्तम हित के अंतर्गत आते हैं। देखिए 9-10 में क्या कहता है, बोर्ड, बोर्ड की परिभाषा याद रखना है, बोर्ड भी याद रखना है आपको कि भैया बोर्ड क्या है, ये भी पूछा जाता है कि बोर्ड क्या है। तो धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड, तो याद रखना है किसके अधीन गठित, धारा 4, ये याद रखना है, धारा 4 के अधीन गठित, धारा 4 के अधीन गठित कौन सा बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड, जो अपन अधिनियम पढ़ रहे हैं ना वही किशोर न्याय बोर्ड, ये याद रखना है। किसके अधीन गठित, धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड, धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड, ये आपको याद रखना है। बोर्ड का क्या अर्थ है, धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड, ये आपको ऐसे के ऐसा याद रखना है। ये कितने में बताया गया, 2:10 में बताया गया। हालांकि ऐसे नंबर याद करने की इसमें जरूरत नहीं है आपको टेक्स्ट में,
कि 11 में क्या 12 में, एक कुछ जो नंबर है वो याद कर सकते हैं, बाकी सारे नंबर याद करने की जरूरत नहीं कि 60 के 60 याद करें। हाँ ये याद रखना कि बोर्ड का क्या है, बोर्ड में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि 2 10 में है, बोर्ड से बस इतना ही क्वेश्चन इसमें से पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे कि 2 10 में है 2 11 में, ऐसे नहीं पूछेंगे। इस तरीके का ज्यादा आपको, हालांकि याद कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि बोर्ड का अर्थ है धारा 4 के अधीन घटित किस नून में आए बोर्ड। ठीक, सर्वोत्तम हित में जरूर आपसे पूछ सकते हैं कहाँ है 2 9 में 2 10 में, तो 2 9 में है ना, ये इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो कुछ पूछे जा सकते हैं, कुछ आपके अंदर से पूछे जा सकते हैं। अब 11 में है केंद्रीय प्राधिकरण, 11 में क्या है, केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण के बारे में बताया गया है 11 में। ये देखिए ये क्या कहता है, केंद्रीय प्राधिकरण से बाल संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत सहयोग संबंधी हैग कन्वेंशन 1993 के अधीन उस रूप में मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग अभिप्रेत है। तो ये याद रखना, कौन सा कन्वेंशन, बस ये याद रखना है, हैग कन्वेंशन, जो है कन्वेंशन हुआ था, जो समझौता हुआ था, कौन सा, 1993, ये याद रखना, 93, 1993 हैग कन्वेंशन 1993 के अधीन मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग, कौन सा विभाग, मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग, ये याद रखना, बस इतना सा कि केंद्रीय प्राधिकरण का क्या अर्थ है कन्वेंशन 1993 के अधीन मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग, केवल इतना याद रखना है कि केंद्रीय प्राधिकरण का क्या अर्थ है कन्वेंशन 1993, ये याद रखना है कन्वेंशन 1993 के अधीन मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग, क्या सरकारी विभाग की याद रखना है। तो ये आपने याद रखिए, ये तो आप इसके संग कर ही सकते हो। तो है कन्वेंशन 1993, ये याद रखने वाली चीज है कन्वेंशन 1993 के अधीन मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग, जो समझौता सरकार का हुआ था उसके अधीन जो मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग है वो केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, उसी को केंद्रीय प्राधिकरण कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 211 था ये। अब उसके बाद जो है 212 देखिए क्या कहता है, बालक, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है बालक, कि भैया बालक का क्या अर्थ है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, बालक में कौन आता है, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी, किसने कितने वर्ष की, जिसने 18 लिख दिया, बस 18 वर्ष, इसका पूरा नहीं हुआ माइनस कर लिख दिया इसको, है ना। तो ऐसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, वो इस बालक की परिभाषा में आते हैं। ये आपको याद रखना है, 212, इसमें जरूर 212 याद रखना है, 212 है ना, इसमें आपको 212 याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, 18 वर्ष भी याद रखना है कि ऐसा बालक 212 में बताया गया है, ऐसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो बालक की परिभाषा में आता है। बालक की परिभाषा में कौन आता है, ऐसा बालक जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, ये आपको याद रखना है। अब 13 भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है इसकी, जो 13 है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, काय का उल्लंघन, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कितने में दिया है, 13 में। चूंकि इस अधिनियम है बालक है ना, वैसे तो लिखते अपराधी, लेकिन इसमें अपराधी नहीं लिखा जाता, इनको अपराधी माना ही नहीं जाता, इसीलिए कहते हैं विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। इनको क्या बोला जाता है, विधि का उल्लंघन करने वाला। सीधे लिख सकते थे कि अपराधी, बाल अपराधी, तो इनको अपराधी नहीं बोला जाता, इसीलिए ये शब्द जोड़ा गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। बाल अपराधी नहीं बोलते, इनको अपराधी नहीं होते, बच्चे अपराधी नहीं होते, सीधी सीधी बात है, इसीलिए उनको बाल अपराधी लिख सकते थे कि बाल अपराधी कौन होता है, तो अपराधी नहीं कहते इन्हें, इसीलिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि विधि का उल्लंघन करने वाला। तो ये शब्द भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। एक तरीके से जो अपराधी की ही बात कह रहा है, जो अपराध करता है वो अपराधी होता है, लेकिन चूंकि बालकों से संबंधित अपराध है, किशोरों से संबंधित अपराध है,
इसीलिए यहाँ अपराधी ना कह के उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है आपको कि बाल अपराधी को इस अधिनियम के तहत क्या कहते हैं, विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। तो उल्लंघन करने वाला बालक कहा जाता है, कौन सा उल्लंघन, विधि का उल्लंघन। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन होता है, देखिए हम देखते हैं इसमें कहते हैं विधि का उल्लंघन करने वाला बालक से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथित पाया गया है कि उसने कोई अपराध किया है और जिससे उस अपराध के किए जाने की तारीख से 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो ये कह रहा है कि कौन सा बालक विधि का उल्लंघन करने वाला बालक होगा, ऐसा बालक जिसने किसी विधि का उल्लंघन किया या कोई अपराध किया है ना। ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसने, यह अभिकथित पाया जाता है कि उसने कोई अपराध किया है। क्या किया उसने, अपराध, कोई अपराध किया है। लेकिन जब उसने अपराध किया था उस समय उसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। ये भी याद रखना। तो कैसा बालक है, जिसने कोई अपराध किया है, ऐसा अभिकथित है, मतलब उस पर आरोप है और अभिकथित है कि भैया उस बालक ने क्या किया है, अपराध किया है। लेकिन उस अपराध करते समय, कौन से समय, विचारण के समय कि अपराध के समय, अपराध करते समय उसने कितने वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी। तो ऐसा बालक जो अपराध करते समय, सीधा सीधा है कि ऐसा बालक जो अपराध करते समय 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, ऐसा बालक क्या कहलाता है, ऐसा बालक विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कहलाता है। क्वेश्चन ऐसे बन गया कि ऐसा बालक जिसने अपराध किया था, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, उसे कहा जाएगा विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, बाल अपराधी। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। तो 2-3 बना सकते हैं, अपराधी ऐसा बना दिए। तो आपको याद रखना उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। और विधि का उल्लंघन करने वाला बालक कौन होता है, जो अपराध करते समय 18 वर्ष की आयु को पूर्ण नहीं किया हुआ होता है, या जिसने 18 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया होता है, ऐसा बालक कहलाता है विधि का उल्लंघन करने वाला बालक। ये याद रखना। ये एक्ट आप ढंग से पढ़ना, एडीपीओ में भी है, एडीपीओ में तो है ही और डीएलओ में भी है, दोनों में है ना। तो डीएलओ की परीक्षा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आपका एडीपीओ में तो है ही, ये दोनों में है। तो इसीलिए इसको काफी इंपॉर्टेंट है। आप जो डीएलओ देने वाले हैं जो भी लोग, वो भी ढंग से पढ़े इसको, और एडीपीओ वाले तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो दोनों लोग इनको ढंग से पढ़ें। एडीएलओ में लगभग 5, क्योंकि एडीपीओ का तो एकदम बाद में है, लेकिन डीएलओ में जो है इसके लगभग 5 क्वेश्चन जो है इसमें से आएंगे, 5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो इसको ढंग से पढ़े। भले ही 5 है, कहने को 5 है, लेकिन एक एक क्वेश्चन का बड़ा महत्व रहता है। तो 5 क्वेश्चन इसको ढंग से पढ़ लें तो सही हो जाएंगे। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। अब देखिए 2-13 हो गया, उसके बाद 2-14, देख रेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक। ये कह रहा है देख रेख, देख रेख, और क्या कह रहा है, संरक्षण जरूरतमंद बालक, संरक्षण लिख दीजिए। जरूरतमंद मतलब जिसको जरूरत है, यहां लिख देते हैं। कैसा बालक, जिसको देखरेख की जरूरत है, जिसको संरक्षण की जरूरत है, ऐसा बालक। 2-14 में किसके बारे में कह रहा है, ऐसा बालक जिसको देखरेख की भी जरूरत है और जिसको संरक्षण की भी जरूरत है। तो 2-14 इसको भी ऐसे याद रखना, 2-14। तो कैसा बालक की बात कर रहा है, जिसको देखरेख की जरूरत है और जिसको संरक्षण की जरूरत है। इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या है। कैसा बालक, ये भी कॉमन सी चीज है, लेकिन थोड़ा एक बार पढ़ना है आपको। देखिए ये क्या कहता है, पहला क्लॉज उसका कहता है जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं है और उसके पास जीवन निर्वाह के कोई दृश्यमान साधन नहीं है। तो पहला क्लॉज जो है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एक देखिए। तो पहला कौन सा बालक है इसमें, पहला वो बालक है, ये कह रहा है जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान नहीं, कुल मिला के क्या है, बेघर है ना। ऐसा बालक जिस बेघर हो गया, मतलब घर नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, बेघर कहेंगे ना। जिसका कोई घर नहीं होता वो कौन होता है, बेघर होता है। तो ऐसा बालक क्या हो गया, बेघर हो गया, उसका कोई घर नहीं है। क्या नहीं है, घर नहीं है। बस एक ही शब्द याद रखना, घर नहीं है, निश्चित स्थान नहीं है, तो मतलब बेघर बालक है, उसका कोई स्थान नहीं है ना।
या उसके पास जीवन निर्वाह के लिए कोई साधन नहीं है, मतलब खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो उसके पास नहीं है ना। तो ऐसा कोई बालक है जिसके पास घर नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, बस आप याद रखो जो जीवन निर्वाह के लिए मूलभूत चीजें होती हैं वो उसके पास नहीं है ना, बेघर है, कोई माता पिता नहीं है, कोई संरक्षक नहीं है, कोई खाने पीने का कोई साधन नहीं है, तो ऐसा बालक इसके अंतर्गत आता है। दूसरा कौन सा बालक आता है, दूसरा जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने तत्समय प्रवृत्त श्रम विधियों का उल्लंघन किया है, पथ भीख मांगता है, मतलब श्रम विधि का उल्लंघन किया है, मतलब कि आप जानते हैं ना कि बालकों को भीख मांगने पर रोक लगाई गई है, बालकों को काम काज के लिए, वो बेचारा काम काज करता है, भीख मांगता है, कचरा उठाता है, ये सारे बालक इसके अंतर्गत आते हैं जो श्रम विधियों का उल्लंघन करते पाया गया। श्रम विधि, श्रम विधि मतलब श्रम कानून क्या कहता है कि भैया छोटे जो बच्चे हैं उनसे लेबर नहीं कराया जाएगा, उनसे भीख नहीं मंगवाई जाएगी, वही तो है, वो सारी चीजें जो है आती हैं उनका ये उल्लंघन करते पाया गया, मतलब वही काम करते पाया गया, पता पड़ा भीख मांगते पाया गया, फुटपाथ पे सोता है ऐसा कोई बालक है, कचरा बीनता है, लेबर करता है ना, जो उसकी एज नहीं है लेकिन करता है, तो ऐसे जो बालक है श्रम विधि का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, वो बालक भी, उनको भी माना जाता है कि उनको भी देख रेख की जरूरत है, उनको भी संरक्षण की जरूरत है। अगला कहता है जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है चाहे वह बालक या संरक्षक हो या नहीं, मतलब ये तो वो बालक हो गए जो बेघर है बिल्कुल। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो भैया किसी के साथ तो रह रहे हैं लेकिन फिर भी उनको देख रेख की जरूरत है, वो कैसे बालक होते हैं देखिए, जरूरी नहीं कि संरक्षक के साथ, संरक्षक के साथ रह रहा हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रहा हो, है ना, उसके सभी आते हैं इसमें। इसमें लिखा है पहला ए, मतलब जिसके साथ रह रहा था, ये कह रहा है बालक को क्षति पहुंचाई है, उसका शोषण किया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी अपेक्षा की है, अथवा बालक के संरक्षण के लिए अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अतिक्रमण किया है। मतलब भाई जिसके साथ रह रहा था वही व्यक्ति क्या कर रहा है, एक तरीके से उसको क्षति पहुंचाता है, शोषण करता है, मारता पीटता है, ये सारी बातें कह रहा है। क्या करता है, उसको क्षति पहुंचाता है, उसका शोषण करता है, बहुत सी चीजें, इसीलिए ज्यादा मैं लिख नहीं रहा लेकिन आपको एक बार पढ़ना है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके साथ वो बालक रहता है, चाहे कोई हो, चाहे संरक्षक हो या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई केवल संरक्षक हो, कोई भी हो सकता है, तो जिसके साथ बालक रहता है वो उसको मारता पीटता है, उसका शोषण करता है, ऐसा कैसा मतलब उससे पीड़ित कोई बालक है। दूसरा ये कह रहा है बालक को मारने, उसे क्षति पहुंचाने, उसका शोषण करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और उसकी धमकियों को कार्यान्वित किए जाने का युक्ति संभावना है। दूसरा ये जो काम किए थे उसकी धमकी देता है क्षति पहुंचाने की, और उसकी संभावना भी है कि वो ऐसा करेगा, है ना, कोई संदेह होता है, बालक को रखता है, मारता पीटता, धमकी अलग देता है, और धमकी भी ऐसी देता है कि लगता है कि नहीं वो ऐसा करेगा, है ना, इस तरीके का कोई बालक। तीसरा देखिए ये क्या कहता है, तो यहाँ धमकी याद रखें, बस धमकी इन्हीं अपराधों के ऊपर है, इस तरीके के अपराधों की धमकी आदि देता है। तीसरा क्या करता है, किसी अन्य बालक या बालकों का वध कर दिया है, उसके साथ उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी या उसकी अपेक्षा या उसका या उनका संरक्षण किया है, और प्रसंगत बालक का उस व्यक्ति द्वारा वध किए जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसका शोषण, उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है। ये मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जहाँ कई बालक रहते हो मान लो, और उसमें से किसी का इसने जो जो व्यक्ति उसको संरक्षण दिए रखे हुए हैं, उस व्यक्ति ने क्या किया था, किसी बालक की हत्या कर दी है, क्या कर दी है, हत्या कर दी है, या शोषण करता था, शोषण किया है, और ये संभावना है कि भैया ये जो बालक रह रहा था इसकी भी जो अभी जिंदा है उसकी भी क्या कर सकता है, ये हत्या कर सकता है, तो ऐसा बालक भी माना जाएगा कि उसको संरक्षण की जरूरत है या उसको देख रेख की जरूरत है। अगला कहता है इसमें अगला पॉइंट जो है, जो मानसिक रूप से बीमार या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या घातक घाव अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या जिसके माता पिता संरक्षक हैं किंतु वे उसकी देखरेख करने में यदि बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए असमर्थ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति बालक कैसा कुल मिला के पागल है, मानसिक रूप से बीमार है या किसी बीमारी से असाध्य रोग से ग्रसित है, और जो उसके माता पिता हैं या कोई संरक्षक है, जो समिति ने जांच की, जांच के बाद पता पड़ा, समिति को पाया गया कि जो उसके माता पिता हैं वो उसकी देखरेख करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, सक्षम नहीं है, कैसे है, असमर्थ, भैया उनके पास साधन नहीं है, वो नहीं कर पाते, गरीब है, मान लो बहुत ही ज्यादा गरीब है, वो अपना पेट नहीं पाल पा रहे, बच्चे का क्या पालेंगे, ऊपर से पागल बच्चा है,
या कोई घाव से ग्रसित बच्चा है ना, इस तरीके की बात की कह रहा है। तो इस तरीके का अगर लोग हैं तो ऐसे बालक को भी इसमें शामिल किया गया है, उसको भी माना जाएगा कि वो भी जरूरतमंद बालक है। कैसा बालक है? जरूरतमंद बालक है, जिसको देखरेख की और संरक्षण की जरूरत है। दूसरा, इसी में दूसरा क्लॉज कहता है इसका, जिसके माता पिता या अथवा संरक्षक, और ऐसे माता पिता या ऐसे पिता संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की रक्षा करने के लिए समिति या बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित पाया गया, या फिर समिति द्वारा इनके जो माता पिता थे उनको अयोग्य पाया गया है। यहाँ असमर्थ पाया गया था और यहाँ क्या पाया जा रहा है? अयोग्य, कि भैया ये इस लायक नहीं कि जो अपने बच्चे की क्या कर सके, सेवा कर सके, उसकी जरूरतों को पूरा कर सके। तीसरा कहता है कि माता पिता, अगला इसी में, जिसके माता पिता नहीं है और कोई भी उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है, या जिसके माता पिता ने उसका परित्याग या अर्पण कर दिया। इसमें तीनों बातें आ रही हैं कि एक ऐसा बालक भी इसमें शामिल है जिसके कोई माता पिता ही नहीं है, मतलब अनाथ है, ऐसा बालक भी इसमें शामिल है, या फिर माता पिता है या कोई संरक्षक है तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया और कोई भी व्यक्ति उसकी देखरेख करने के लिए है नहीं, उपलब्ध नहीं। जो माता पिता थे उनने भी त्याग दिया, या कोई संरक्षक था उनने भी त्याग दिया, उसके बाद ऐसे बालक की देखरेख करने के लिए कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जरूरतमंद बालक की श्रेणी में माना जाएगा। तो ये तो पढ़ने लायक कुछ चीज है, ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगी। इसके अलावा बहुत है, इसमें सारे बालकों को लगभग शामिल किया गया। दूसरा कहता है जो गुमशुदा या भागा हुआ है, या जिसके माता पिता ऐसी रीति में जो भेद की जाए युक्ति जांच के पश्चात भी नहीं मिल सके, तो ऐसा बालक है जो भाग गया है, भागा हुआ है घर से, भाग जाते ना कई बार, भागा हुआ बालक है, भाग गया है घर से, अब जांच की पता किड़ा उसके माता पिता के बारे में कुछ पता ही नहीं पड़ा कि भैया कहाँ से आया है, कौन है, क्या है, तो ऐसे बालक को भी क्या माना जाएगा? जरूरतमंद बालक माना जाएगा। अगला देखिए, जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजनों के लिए दुर्व्यवहार, विपणन या शोषण किया जाता है, किया जा रहा है, या किए जाने की संभावना है। तीनों चीजें हैं कि ऐसा कोई बालक है जिसको किस उद्देश्य से, लैंगिक दुरुपयोग के माध्यम से, मतलब इसके दुर्व्यवहार के या अवैध कार्यों के लिए जिसको अगवा किया जाता है, उठा के लाया जाता है, ऐसे जो बालक है, या इन सब किए जाने की क्या है उसके साथ संभावना है, या किया जा रहा है वर्तमान। तीनों बातें, तो लैंगिक जो अब दुर्व्यवहार से संबंधित बालक हैं उनको भी माना जाएगा कि ये बालक क्या है, ये जरूरतमंद बालक की श्रेणी में, चाहे उसको उस उद्देश्य से उठा के लाया गया हो, वर्तमान में किया जा रहा हो, या आगे किए जाने की संभावना हो, तो ऐसे बालक को भी माना जाएगा कि वो जरूरतमंद बालक की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए क्या कहता है, जो असुरक्षित पाया गया है और उसे मादक द्रव्य दुरुपयोग या अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है। मतलब ऐसा बालक है जो असुरक्षित पाया गया है, मतलब उसको खतरा है और उसको एनडीपीएस संबंधी जो भी अपराध होते हैं ना उसमें लिप्त पाया गया है, या उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चे का, तो ऐसे बालक को भी जरूरतमंद बालक माना जाएगा। असुरक्षित मतलब यही है कि नशेड़ियों के बीच में उससे नशा वशा मंगाते हैं, करवाते हैं, जो भी सारी चीजें हैं, तो असुरक्षित है बच्चा, तो उसी के बारे में कह रहा। तो ऐसा जो बालक है उसको भी क्या माना जाएगा? जरूरतमंद बालक माना जाएगा। अगला कहता है जिसका पूर्णतः अयुक्तियुक्त अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, मतलब गलत तरीके से किसी बालक का इस्तेमाल किया जा रहा है, अयुक्तियुक्त तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या उसको सम्मिलित किए जाने की संभावना, दोनों, तो ऐसे बालक को भी माना जाएगा कि ऐसा बालक जरूरतमंद बालक की श्रेणी में आता है। अगला कहता है जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है, प्रभावित है, मतलब संघर्ष वगैरह होते हैं उससे संबंधित है कोई बालक, या क्या कह रहा है, सिविल उपद्रव हो जाते हैं ना, जो लड़ाई वगैरह हो जाती है उससे कोई पीड़ित है, या फिर प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ जाती हैं, तो उन सारी चीजों से कोई व्यक्ति अगर कोई बालक अगर पीड़ित है तो उस बालक को भी जरूरतमंद बालक की श्रेणी में माना गया है। अगला कहता है जिसको विवाह की आयु, ये विवाह की बात आ गई, ये तो सिंपल है, ये कह रहा है कोई बालक है जिसने मान लो जो उसकी विवाह की आयु है वो आयु पूरी नहीं की है और संभावना है कि भैया इसकी कम एज में शादी कर दी जाएगी, डर है कि भैया इसको घर वाले ही प्रेशर बना रहे हैं कुछ भी है, या जबरन उसकी कुल मिला के शादी करा रहे हैं, जबकि उसने विवाह की आयु को पूरा नहीं किया है। कब? जबकि उसने विवाह की आयु को पूरा नहीं किया है, तो ऐसे बालकों को भी जरूरतमंद बालक की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो ये लास्ट वाला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब याद रहेंगे, लास्ट वाला भी याद रखना है कि कोई ऐसा बालक है जिसकी जबरन शादी कराने की
कोशिश की जा रही है, और जिसने जो एज होती है ना, जो एज निश्चित की है शादी की, वो एज प्राप्त नहीं की है, ऐसे बालक को भी क्या माना जाएगा, जरूरतमंद बालक की श्रेणी में माना जाए। अब जरूरतमंद का मतलब क्या होता है, फिर जो इनके सरकार के जो संस्थान वगैरह चल रहे होते हैं ना, उधर उनको रखा जाता है, वहां उनकी देखरेख की जाती है ना, उन पर सारी चीजों, तो इस वजह से उनको जरूरतमंद बालकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब देखिए 15 कहता है बालक हितैषी सेक्शन, तो सेक्शन नहीं कहेंगे, दूसरे दो सेक्शन ही कह लीजिए, 215 कह लीजिए, 215। तो 15 में बालक हितैषी आएगी परिभाषा है, बालक बड़ी बड़ी जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है कुछ, है ना, क्योंकि सारी चीजों को शामिल किया गया, कुछ चीज छूट ना जाए, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने डिटेल में सारी चीजों को लिखा है, रखा है। देखिए बालक हितैषी से क्या अर्थ है, ये कह रहा है बालक हितैषी से ऐसा कोई व्यवहार, आचरण, पद्धति या प्रक्रिया, रुख, पर्यावरण या बर्ताव, बातचीत है जो मानवीय, विचारशील और बालक के सर्वोत्तम हित में है। कुछ नहीं है, बस इसमें तो लिखना सर्वोत्तम हित याद रखना, ऐसी भी कोई भी प्रक्रिया सर्वोत्तम हित, सर्वोत्तम हित गलत क्या लिखा है, कहा था 15वां, सर्वोत्तम हित, ठीक है, सर्वोत्तम हित में ठीक है। ये क्या कह रहा है, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी आचरण, कोई भी रुख, कोई भी बर्ताव, सारी चीजें हैं तो जो बालक के सर्वोत्तम हित में है, उसको क्या कहते हैं, कहाँ था 15, बालक हितैषी, उसको क्या कहते हैं, बालक हितैषी कहा जाता है, सर्वोत्तम हित में है ऐसा। तो क्या मतलब कह रहा है कि ऐसा कोई चीज जो बालक के हित में है, चाहे वो आचरण के रूप में हो, चाहे वो पद्धति के रूप में हो, चाहे वो प्रक्रिया के रूप में हो, रुख के रूप में हो, बर्ताव के रूप में है, जो मानवीय, विचारशील, बालक के सर्वोत्तम हित में है। तो ऐसे सारे साधन जो बालक के सर्वोत्तम हित में है, उसको क्या कहते हैं, बालक हितैषी कहते हैं। जो बालक के सर्वोत्तम हित की, कुल मिला के आपको याद रखिए कि जो भी व्यक्ति बालक के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बालक हितैषी कहते हैं। जो बालकों के अच्छे के बारे में सोचता है, उसके भले के बारे में सोचता है, उसके सर्वश्रेष्ठ हितों के बारे में सोचता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बालक हितैषी कहते हैं। जैसे आप है, मान लो आप बच्चों के बारे में केयर करते हो, उनकी देखभाल करते हो, उनके हित के बारे में अगर सोचते हैं तो आप क्या है, आप बालक हितैषी। तो इस तरीके से इसे याद रखिए। तो बालक हितैषी कौन है, जो बच्चों के सर्वोत्तम हित के बारे में सोचता है ना, सर्वोत्तम इसमें सभी आ जाते हैं, तो वो याद नहीं रखना, आपको केवल याद इतना रखना है कि सर्वोत्तम हित मतलब जो हित जिसमें बच्चों का सबसे ऊपर हित हो, ऐसे बारे में आप सोचते हैं तो आप क्या है, आप बालक हितैषी, मतलब बालक के फेवर में सोचने वाले, बालकों के हित में सोचने वाले, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बालक हितैषी। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। ये कितने में, 15 में, ये भी इसमें अभी आपको ये याद रखना है, और ये वाला जो है फैक्ट ये याद रखना है, ये दो चीजें याद रखना। अब देखिए 16 कहता है कि भैया बच्चे का जो है गोद लेने की बात करें कि दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित किया जाता है। 16 कहता है, इसका 2:16 कि बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना, बालक का दत्तक ग्रहण के लिए कैसे विधिक रूप से स्वतंत्र होना का क्या अर्थ है, दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना, इसके बारे में बताया है। दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना किसका, बालक का। क्या कह रहा है 16, बालक का दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना से धारा 38 के अधीन सम्यक जांच के पश्चात समिति द्वारा उस रूप में घोषित किया गया बालक अभिप्रेत। तो कुछ नहीं याद रखना, इसमें धारा 38 याद रखना, धारा सेक्शन 38, धारा 38 के अनुसार किसके द्वारा, समिति करती है इसमें, तो समिति द्वारा जब जांच की जाती, जांच के पश्चात क्या पाया जाता है कि जो बालक है दत्तक ग्रहण देने के लिए, दत्तक गिरने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। मतलब पहले समिति घोषित करती है ना, समिति जांच करती, जांच करने के बाद उसको दत्तक ग्रहण के लिए
क्या कर देती है, स्वतंत्र घोषित। स्वतंत्र घोषित करने का अर्थ क्या है, स्वतंत्र घोषित करने का अर्थ ये है कि अब इस बालक को कोई भी व्यक्ति जो उसको गोद लेना चाहे, जो उसको दत्तक लेना चाहे, वो उसको दत्तक ले सकता है। तो ऐसा घोषित करना कहता है दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित होना। तो समिति जांच करती है। अब जांच क्यों करती है, जांच इसलिए की करती है कि भैया कोई दावेदार आ जाए, कोई माता पिता आ जाए उसके, है ना, कोई भी आ जाए या कोई संरक्षक आ जाए कि आप ऐसा थोड़ी ना कि किसी के बच्चे को भी आप कह दो कि ले लो गोद, ऐसा थोड़ी होता है कि सरकार ने कहा बोले किसी का भी बच्चा है बोले दत्तक ग्रहण ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। सरकार पहले उसकी जांच करती है, जो समिति वगैरह बनाई है सरकार के द्वारा, वो क्या करती है, उसकी जांच करती, देखती है माता पिता है कि नहीं है, और हैं तो रखने के लिए तैयार है कि नहीं, माता पिता ने त्यागा है कि नहीं त्यागा है, वो सारी चीजें जो होती हैं कॉमन वो देखी जाती हैं। और अगर किसी का माता पिता नहीं है तो ढूंढे जाते हैं, मिलने की कोशिश है, संभावना है कि नहीं, वो सारी चीजें प्रक्रिया को जब पूरा कर लिया जाता है तो उसके बाद बालक को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है कि भैया अब कोई भी व्यक्ति इसका कोई माता पिता नहीं, कोई वारिस नहीं, बिल्कुल लावारिस है, अब इसको क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो लेना चाहे, गोद लेना चाहे तो उसको दत्तक ले सकता है। तो ये याद रखना है आपको, धारा 38 के तहत जांच के पश्चात जिस बालक को समिति द्वारा स्वतंत्र घोषित किया जाता है, किस लिए, दत्तक ग्रहण के लिए, ऐसा बालक कहलाता है दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र बालक। अब देखिए क्या कहता है बाल कल्याण अधिकारी। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है इसकी परिभाषा, ये याद रखना। ये कौन सा है, बाल कल्याण अधिकारी। ये याद रखना है आपको कि बाल कल्याण, ये इसमें ये भी याद रखना है 17। बाल कल्याण अधिकारी के बारे में क्या है कि बाल कल्याण अधिकारी कौन होता है, तो इसमें लिखा है यथा स्थिति समिति या बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का ऐसे उत्तरदायित्वों से जो विहित किया जाए पालन करने के लिए बाल गृह से जुड़ा कोई अधिकारी। तो इसमें इंपॉर्टेंट कैसा क्या है, पहले तो याद रखना है बाल गृह से जुड़ा कोई अधिकारी, ये याद रखना है, गृह से जुड़ा, बाल गृह से जुड़ा कोई अधिकारी, यहां लिख देते अधिकारी। पहले तो ये याद रखना है कौन सा व्यक्ति होता है, बाल गृह से जुड़ा कोई अधिकारी, जो क्या करता है, समिति या बोर्ड, दो होते हैं, दोनों जैसी भी स्थिति, समिति या बोर्ड जो द्वारा जो उसको निर्देश दिए जाते हैं उसका क्या करता है, पालन करता है, निर्देशों का पालन, पालन अकेला लिख दिया है ना, क्या करता है, पालन करता है, इनके कृत्यों का कह लीजिए, इनके निर्देशों का, निर्देश ठीक रहेंगे, इनके निर्देशों का क्या करता है, पालन, मतलब जो आदेश इन्होंने दिए, निर्देश जो दिए हैं या आदेश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो उनके ऑर्डर का कुल मिला के, किसके ऑर्डर का, समिति या बोर्ड का जो ऑर्डर होता है, उसका आदेश होता है, उसका निर्देश होता है, उसका क्या करता है, ये पालन करता है। और काय से जुड़ा होता है, बाल गृह से जुड़ा कोई अधिकारी। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बाल कल्याण अधिकारी कौन होता है, ऐसा अधिकारी जो किसी बाल गृह से जुड़ा होता है, ऐसा अधिकारी जो किसी बाल गृह से जुड़ा होता है और यथा स्थिति समिति या फिर बोर्ड के कृत्यों के निर्देशों का क्या करता है, पालन करता है। बोर्ड या समिति जो भी उसको निर्देश देती है वो उसका पालन करता है, ऐसा जो अधिकारी है 217 के अनुसार उसको क्या कहते हैं, उसको बाल कल्याण अधिकारी कहते हैं। तो बाल कल्याण अधिकारी कौन है, जो बाल गृह से जुड़ा, बाल से बाल, है ना, तो याद रहना बाल गृह, तो ऐसा व्यक्ति जो बाल गृह से जुड़ा हुआ होता है वो समिति या बोर्ड की कृत्यों का पालन, कृत्यों का कह लीजिए या निर्देशों का कहिए, कृत्य नहीं, निर्देशों का क्या करता है, पालन करता है, निर्देशों का क्या करता है, पालन करता है, आदेशों का पालन करता है, ऑर्डर का पालन करता है, तो ऐसा अधिकारी क्या कहलाता है, बाल कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद 218 ये भी याद रखना है, 218 देखिए क्या कहता है, 218 कहता है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। ये इसमें कौन सी पुलिस, बाल कल्याण, पुलिस का एक बना दिए बस, पुलिस अधिकारी। ठीक है, ये कौन सा अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। अलग से पुलिस बच्चों के लिए स्पेशल पुलिस बनाई जाती है तो उसको कहते हैं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, इसमें भी आपको ये याद है। तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कौन होता है, देखिए ये कहता है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से धारा 107 की उपधारा 1 के अधीन उस रूप में पदान्वित कोई अधिकारी अभिप्रेत है। इसमें ये भी याद रखना, धारा 107 की उपधारा 1,
ये कई है एक। धारा 107 की उपधारा 1 के अधीन उस रूप में पदाविहित कोई अधिकारी, उस रूप में के अधीन उस रूप में पदाविहित कोई अधिकारी अभिप्रेत। तो ये याद रखना। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कौन होता है? धारा 107 की उपधारा 1 के अधीन इस रूप में, मतलब जो धारा 107 की उपधारा 1 में बताया गया उस रूप में पदाविहित कोई अधिकारी क्या कहलाता है? बाल कल्याण पुलिस अधिकारी कहलाता है। ये आपको याद रखना है ना। इसके बाद देखेंगे हम आपका 2:19 सेक्शन 2:19 2:19 क्या कहता है? बाल गृह। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाल गृह। ये भी याद रखना है इसमें ये भी याद रखना और ये भी याद रखना है ना, दोनों याद रखना। तो जी ये बाल गृह क्या होता है? ये देखिए, ये कहता है बाल गृह कहाँ गया 19 में बाल गृह से राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्थापित या अनुरक्षित धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उस रूप में रजिस्ट्रीकृत बाल गृह अभिप्रेत है। तो ये क्या कह रहा है? किस धारा? अनुरक्षित और धारा 50 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए। कौन से उद्देश्यों के लिए? धारा 50 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। पहले तो ये याद रखिए, कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए? धारा 50। तो इसको यहाँ लिखिए, कौन से उद्देश्य हैं धारा 50 में जो उद्देश्य दिए गए हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। क्या कह रहा है? राज्य सरकार द्वारा या तो स्वयं किया जाता है जिसका गठन राज्य सरकार, राज्य लिख ले पहले, राज्य द्वारा क्या किया जा सकता है? स्वयं उसका किया जा सकता है। राज्य सरकार स्वयं कर सकती है बाल गृहों का गठन, मतलब बाल गृह बना सकती है स्वयं, या किसी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जा सकता है। ये भी याद रखना है आपको, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा भी किया जा सकता है या फिर या गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा कैसे किया जाता है? प्रत्येक जिलों में या दो से अधिक जिले मिला के एक भी किया जा सकता है राज्य सरकार स्वयं संगठन द्वारा प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में। तो कह रहा है या तो प्रत्येक जिले में भी हो सकते हैं, जिला वाइज भी हो सकते हैं, या फिर जिलों का समूह हो सकता है ना। मान लो छोटे छोटे जिले हैं तो 2-3 जिले बना के एक बाल गृह बना दिए, ऐसा भी हो सकता है ना। प्रत्येक जिले में भी हो सकते हैं और जिलों का समूह भी हो सकता है। अब क्वेश्चन बताइए क्या है कि जो बाल गृह होता है वो उसकी स्थापना कौन, मतलब उसको जैसे बाल गृह बन रहा है तो राज्य सरकार स्वयं उसकी स्थापना कर सकती है, मतलब राज्य सरकार ही बनवा रही है अपने पूरी लागत से, अपने पूरे खर्चों से, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरे कई स्वैच्छिक संगठन होते हैं, राज्य सरकार उनको अनुमति दे सकती है कि भैया आप बना लें। अगर कोई चाहता है बाल गृह बनाना चाहता है, कोई स्वैच्छिक संगठन है जो बालकों से जुड़ा हुआ है, उसको लगता है कि वो बाल गृह बनाना चाहता है तो सरकार उसको अनुमति दे सकती है, वो भी बना सकता है। या फिर कोई गैर सरकारी संगठन होते हैं, है ना, वो उनको भी अगर सरकार को लगता है अनुमति देना ठीक है तो सरकार उनको भी अनुमति दे सकती है, तो वो भी बना सकते हैं। आपने देखा हो कई लोग बनाते हैं, ये तो सरकार है तो बनाती है, ये तो जानते ही है सब। इसके अलावा कई लोग कहते हैं हमारे बाल गृह चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, इसके लिए अनुमति की मांगते हैं। कई संगठन जो होते हैं जो परोपकार का काम करते हैं, उनको लगता है कि भाई ठीक बनाना है तो वो बनाते हैं, ट्रस्ट होते हैं ना कई, तो उस तरीके के लोग वो भी बना सकते हैं। तो कौन बना सकते हैं? स्वयं सरकार बना सकती है, स्वैच्छिक संगठन भी बना सकते हैं, इसके अलावा गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं? धारा 50 को जो उद्देश्य करने की, किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं? धारा 50 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक जिले में बनाए जा सकते हैं या फिर जिलों का समूह बना करके बनाए जा सकते हैं। 2 जिले बनाकर एक बाल गृह बना दिया, है ना, इस तरीके से 3 जिले बनाकर एक बना दिए, या फिर हर जिले में जैसी सरकार की सुविधा हो, जैसा सरकार का बजट हो, उस हिसाब से हर जिले में भी बाल गृह बनाए जा सकते हैं। बाल गृह मतलब क्या होता है? इसमें बच्चों को रखा जाता रहते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है ना। ऐसे बच्चे जिनको आपने पढ़ा था ना, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद बालक जो, अब जो जरूरतमंद बालक है भाई उनको कहाँ रखा जाएगा? तो उनको बाल गृह में रखा जाता है ना। उनपे उनकी उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनकी सारी चीजों की व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा। तो वहां ऐसे बालकों को क्या किया जा सकता है? रखा जाता है। तो इनको रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी है, ऐसा नहीं सरकार करती तो इनको कैसे रजिस्ट्रीकृत? सरकार देगी, अनुमति देगी, रजिस्ट्रीकृत करेगी तभी तो करेगी। तो ऐसे संस्था वगैरह जो रजिस्ट्रीकृत है और सरकार उनको क्या देती है? अनुमति देती है बाल गृह। तो स्वैच्छिक संगठन भी हो सकते हैं, गैर सरकारी
संगठन भी हो सकते हैं, सरकार स्वयं भी बना सकती है ना। ये है आपका 19। उसके बाद है बालक न्यायालय, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 220, 220 में है, ये मिटा दीजिए। 220 में क्या है? बालक न्यायालय, बालक न्यायालय। तो ये बालक न्यायालय क्या होता है देखिए, इसमें 2-3 न्यायालय जो बालक न्यायालय घोषित किए गए हैं, उसमें आपको याद रखना है। बालक न्यायालय से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन स्थापित कोई न्यायालय, पहला तो ये याद है, यहीं से इतना ही ध्यान रखिए। कौन सा अधिनियम की बात कह रहा है? बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। बालक न्यायालय से बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, आधा आधा लिख लीजिए, बाल अधिकार, अधिकार संरक्षण आयोग, आयोग भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आयोग, ठीक है। आयोग अधिनियम 2005, अधिनियम 2000 क्या है, बस ये याद रखना है, 2005। कौन सा अधिनियम? बालक अधिनियम, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। मतलब ऐसा कोई न्यायालय जो इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, वो न्यायालय, ऐसा न्यायालय, ऐसा न्यायालय जो इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, स्थापित किया गया था, ऐसा न्यायालय क्या कहलाएगा? बाल न्यायालय कहलाएगा। उसके अलावा और भी देखिए, कोई न्यायालय या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जो अपन पढ़ते लैंगिक अपराध जो बालकों से है, तो लैंगिक अपराध अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है? 2012, 2012 है, उसके अधीन स्थापित कोई न्यायालय, स्थापित ऐसा न्यायालय, ऐसा ही लिख दिए न्यायालय। तो ये भी आते हैं, तो ये याद रखना है कि 2005 अधिनियम, कौन सा अधिनियम? बालक अधिकार संरक्षण, बालक अधिकार, कौन सा अधिनियम था? बालक 20, बालक अधिकार संरक्षण आयोग है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग, आयोग अधिनियम 2005, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है। उसके तहत स्थापित कोई न्यायालय या लैंगिक अपराधों के जो अधिनियम है उसके अधीन स्थापित कोई न्यायालय, या क्या कह रहा है के अधीन कोई विशेष न्यायालय, जो विशेष न्यायालय है इसके अधीन जो स्थापित है विशेष न्यायालय, कोई विशेष न्यायालय जहां कहीं विद्यमान हो और जहां ऐसा न्यायालय, न्यायालयों को अभिकथित नहीं किया गया है, वहां इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए अधिकारिता रखने वाला सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय इसके अधीन है विशेष न्यायालय, जो विशेष न्यायालय इस अधिनियम के तहत स्थापित किया जाता है, विशेष न्यायालय। तो कुल मिला के 3 तरीके के न्यायालय इसको, इस बालक न्यायालयों की परिभाषा में शामिल किया गया है। पहला वो न्यायालय जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन गठित किया जाता है। दूसरा जो लैंगिक अपराधों से संबंधित अधिनियम है उसके तहत जो विशेष न्यायालय है वो भी इसमें माना गया। अगर मान लीजिए इनमें से किसी न्यायालय की स्थापना नहीं की गई है तो फिर ऐसी दशा में सेशन न्यायालय, सेशन न्यायालय को क्या माना जाएगा? बालक न्यायालय माना जाएगा। तो इसमें 3 तरीके के न्यायालय आपको याद रखना। पहला तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के द्वारा स्थापित किया गया है। अगर मान लो इसके अधीन भी स्थापित नहीं किया गया है तो जो लैंगिक अपराधों से संबंधित जो अधिनियम है उसके अधीन जो विशेष न्यायालय होते हैं उसको भी बालक न्यायालय माना जाएगा। तो ये याद रखना, लैंगिक अपराधों से संबंधित जो अधिनियम है उसके तहत जो स्थापित विशेष न्यायालय होते हैं उसको भी बालक न्यायालय माना जा सकता है। तीसरा कहता है अगर दोनों ही नहीं है, कोई भी न्यायालय ही नहीं है, तो फिर जो सेशन न्यायालय होता है उसको भी बालक न्यायालय माना जा सकता है। ये आपको इसमें याद रखना है। आज इतना ही रहने दीजिए, 20 तक काफी है। उसके बाद 20 से देखेंगे आगे जो है। पढ़ना, पूरी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा घर पे बैठ के, तो तुम्हें ना